हेलो गाइस, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पीपल इन एनवायरनमेंट के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल दिया है जिसमें मैंने आपको पीपल इन एनवायरनमेंट के मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स बताए हैं और उसी के बेसिस पे हम आज लेटेस्ट जो हमारे 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये हम लोग आज देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपको भी कितना आता है और कितनी आपकी समझ बढ़ी है कि कौन कौन से सब सेक्शंस हैं और उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं। क्वेश्चंस भी हम लोग देखते जाएंगे और ऐसा नहीं है कि बस राइट आंसर देखा और आगे बढ़ गए। हम लोग पूरा क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, किस सेक्शन से आया है ये देखेंगे और ये जानेंगे कि भाई कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करने हैं। और ये लैंग्वेज रहेगी आपके जो मोस्ट एक्सपेक्टेड पीपल एनवायरनमेंट के क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम में उसकी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे है। तो यहाँ पे जनरली ज्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो स्टैटिक होंगे। बहुत ही छोटा ये वीडियो होने वाला है क्योंकि यहाँ पे कुछ समझाने का नहीं है, केवल डेटा बेस्ड और नॉलेज बेस्ड ये चीजें हैं। तो आइए देखते हैं, समझते हैं किस सेक्शन से है और करेक्ट आंसर को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस के बारे में पूछ रहा है। कौन सी ग्रीन हाउस गैस है जिसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो है वो 1 माना जाता है। तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल को सबसे पहले शॉर्ट में कहते हैं GWP। आप में से काफी बच्चों ने ग्रीन हाउस गैसेस को तो बहुत पढ़ा होगा, ये एयर पोल्यूशन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारी किताबें और जो भी चीजें आपने देखी होंगी, लेकिन भाई रिसेंट ईयर्स से GWP और एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बन करके आ रहे हैं। तो अगर अभी आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के शॉक लग गया है कि ये क्या है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, तो भाई ये बहुत ही नोन चीज है और बहुत पहले से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ रही हैं। लेकिन अगर आप MCQs लगा रहे हैं या फिर कुछ भी चैप्टर्स में पढ़ते चले जा रहे हैं तो शायद आपको ये नहीं पता होगा। तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के लिए CO2 को मानक माना जाता है, मेन एक तरीके से मेन क्राइटेरिया उसी पे सेट होता है और उसका GWP जो है उसको 1 माना जाता है। एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम को 100 माना जाता है और उसके कंपैरिजन में बाकी जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनकी तुलना की जाती है कि उनका फिर GWP और एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम क्या होगा। अगर आपने मेरे से पहले से पढ़ा है तो आपको लग रहा होगा कि समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या सेंस कर रहा हूँ, अदरवाइज आपके एक कान से जा रहा होगा और दूसरे कान से निकल जा रहा होगा, है ना। तो थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा व्हाट इज GWP ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, क्योंकि ये अब चीज आती ही आती है, मोस्ट लाइकली आपके भी पेपर में आएगी। तो 1 किसका माना जाता है? मानक जो माना गया है वो कार्बन डाइऑक्साइड को माना गया है और उसका GWP जो है वो 1 रहता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन है हमारा SBS या सिक बिल्डिंग सिंड्रोम के बारे में। समझ लेते हैं पहले व्हाट इज सिक बिल्डिंग सिंड्रोम। इंडोर एयर पोल्यूशन अगर है, मान लीजिए कोई घर है उसके अंदर कुछ गैसेस जो हैं वो ट्रैप्ड हो गई हैं, तो कोई भी व्यक्ति अगर बहुत लंबे समय तक उस घर में रह रहा है तो वो बीमार फील करने लगेगा क्योंकि कुछ ऐसी गैसेस हैं जो कि उसके अंदर जा रही हैं। दिस इज कॉल्ड सिक बिल्डिंग सिंड्रोम। कोई आदमी किसी बिल्डिंग में या घर में रहता है तो वो बीमार हो जाता है, बाहर घूमने जाता है तो ठीक हो जाता है क्योंकि बाहर उसको वो एक्सपोजर नहीं होता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 कह रहा है सम पीपल सफर फ्रॉम व्हाट इज कॉल्ड एज सिक बिल्डिंग सिंड्रोम। कुछ लोगों को SBS होता है, जो कि सही बात है, कुछ लोगों को होता है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है SBS जो है वो किससे होता है? पल्यूटेड वाटर की सप्लाई से होता है किसी बिल्डिंग में। तो आप सबको मैंने बता दिया एयर पोल्यूशन है तो ये पल्यूटेड वाटर से ना होके पल्यूटेड एयर से होता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, है ना। बहुत ईजी है अगर आपको जानकारी है तो, अगर जानकारी नहीं है तो ये क्वेश्चन जो है आपके लिए कठिन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज हैज द मैक्सिमम ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। अगेन आप देखो GWP बहुत इंपॉर्टेंट है एयर पोल्यूशन के अंदर। जो ग्रीन हाउस गैसेस का चैप्टर मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया उसके अंदर आता है GWP और एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम। ये भैया अच्छे से कर लो क्योंकि ये आपके एग्जाम में आना ही आना है। अगर क्वेश्चन आएगा ग्रीन हाउसेस का तो GWP पक्का आएगा, है ना। तो किसका GWP सबसे ज्यादा होता है, इसके लिए आपको पूरी गैस की रैंकिंग्स देखनी पड़ेंगी जो कि मैंने अपने कोर्स में आपको बताई हुई है ना। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, अगर इन चारों ऑप्शन की बात करें तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो सही जवाब हो जाएगा। ओके, अगला देखते हैं क्वेश्चन। 2 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन है हमारा अगेन एयर पोल्यूशन में। तो जैसे मैंने बोला मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो आपके
एयर पोल्यूशन से हो सकते हैं। तो एयर पोल्यूशन के सभी चैप्टर्स को बहुत अच्छे से कर लो। पिछले वीडियो मैंने सबको लाल से दर्शाया था, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, है ना। तो ओजोन आप सबको पता है दो प्रकार की होती हैं। एक होती हैं जो यूवी रेस से हमारी रक्षा करती है, जो अच्छी ओजोन है, जो स्ट्रेटोस्फेयर में है, और नीचे जो ओजोन है ग्राउंड लेवल पे, वो बुरी ओजोन है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन, यानी कि जो ऊपर ओजोन है स्ट्रेटोस्फेयर में, वो क्या है, गुड ओजोन है, जो कि सही बात है कि यूवी रेस से ही हमारी रक्षा करती है, तो उसको हम अच्छी ओजोन कहते हैं। स्टेटमेंट 2 कह रहा है ओजोन एट द सरफेस लेवल इज अ सीरियस हेल्थ हजार्ड एंड नोन एज पोल्यूटेंट। और ये भी बात भी सही है कि जो सरफेस लेवल या ग्राउंड लेवल या जमीन पे या ट्रोपोस्फेरिक ओजोन या बैड ओजोन जो है, ये सारे एक ही प्रकार की ओजोन के नाम है जो जमीन पे पाई जाती हैं। ये एक प्रकार का पोल्यूटेंट होती हैं और हमारी सेहत को खराब करती हैं। दोनों बातें सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पार्टिकुलेट मैटर अ क्लास ऑफ एयर पोल्यूटेंट इंक्लूड। अगेन क्वेश्चन एयर पोल्यूशन से आया है, पार्टिकुलेट मैटर के बारे में पूछ रहा है, जो सूक्ष्म कण होते हैं जो हवा में उड़ते रहते हैं। अब ये कुछ नाम दिए हैं और कह रहा है इनमें से कौन कौन से जो नाम हैं वो पार्टिकुलेट मैटर के अंदर आते हैं, है ना। तो आप सबको पता होना चाहिए, यहाँ पे आंसर क्या होगा, सूट, पॉलन और फ्लाई ऐश। तो सबसे पहले जो राख उड़ती है, कोयला जलाया, राख उड़ी, छोटे छोटे बारीक कण हैं, तो वो जो बारीक कण हवा के साथ घुले हुए हैं और दिखते नहीं हैं आंखों से, वो हमारी नाक में चले जाते हैं, हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो फ्लाई ऐश हो गया। पॉलन निकलता है आपका, पराग भी कह सकते हो शायद हिंदी में, मुझे हिंदी एग्जैक्टली नहीं पता, हाँ यहाँ पे पराग लिखा हुआ है, ये कह सकते हो। तो जो फूल आपने देखा होगा सूरजमुखी वगैरह का, अगर आप उसको ऐसे थोड़ा झटकोगे तो उसके सेंटर में बहुत सारे छोटे छोटे पीले पीले कण होते हैं, है ना। तो जहां पे बहुत ज्यादा वेजिटेशन होता है वहां हवा तेज चलती है और हवा में वो पॉलन आ जाते हैं। किसी किसी व्यक्ति को एलर्जी होती है, वो पॉलन अगर अंदर घुस जाए तो उसको छींके आने लगती हैं, सर्दी जुकाम हो जाता है। तो ये भी एक प्रकार का पार्टिकुलेट मैटर है। और इसके अलावा सूट, जो पेट्रोल डीजल जलता है उसके जो बारीक छोटे छोटे कार्बन के कण होते हैं वो सूट कहलाते हैं, है ना। तो ये सब चीजें जो हैं ये कण होते हैं छोटे, इसलिए पार्टिकुलेट मैटर में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां अगेन यहाँ पे देखो, ये जो क्वेश्चन है ये ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में है। हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है कि कौन कौन सी गैसेस जो है वो ग्लोबल वार्मिंग में रिस्पॉन्सिबल है। मतलब कौन सी गैस कितनी हैवी है ना, कौन सी गैस कितनी कम हैवी है, कितनी कम ग्रीन हाउस गैस में कंट्रीब्यूट करती है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो सेकंड ऑप्शन सही है। सबसे ज्यादा हानिकारक है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड के बाद मीथेन और मीथेन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इंक्रीजिंग में बताना है ना। तो सबसे ज्यादा हानिकारक हम सबको पता है कार्बन डाइऑक्साइड है, इसलिए ये एंड में आएगा ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है, इसलिए सेकंड ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चन जो है हमारा है यूट्रोफिकेशन के बारे में, वाटर पोल्यूशन से ये क्वेश्चन है। वाटर पोल्यूशन में भी जो न्यूट्रिएंट से पोल्यूशन हमने पढ़ा लास्ट जो हमने वीडियो देखा था मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स वाला, ये उसके अंदर से क्वेश्चन है। दो स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं। सबसे पहला कह रहा है कल्चरल यूट्रोफिकेशन इज कॉज्ड बाय इंक्रीज न्यूट्रिएंट इनपुट इनटू वाटर बॉडी मेनली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी। तो सबसे पहले यूट्रोफिकेशन को हम लोग समझ लेंगे क्या होता है। हालांकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें यूट्रोफिकेशन क्या है या इसके अलावा ओलिगोट्रॉफिक वाटर बॉडी क्या है, यूट्रॉफिक वाटर बॉडी क्या है, कैसे न्यूट्रिएंट ज्यादा होते हैं तो बीओडी बढ़ जाता है, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है, ये सारी की सारी चीजें आती हैं जिसको हमने अपने कोर्स में अच्छे से देखा है। यहाँ शॉर्ट में इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम केवल यूट्रोफिकेशन का मतलब समझ लेते हैं कि क्या है। यूट्रोफिकेशन का मतलब होता है कि ऐसा वाटर बॉडी जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। अब बात आती है देन व्हाट इज कल्चरल यूट्रोफिकेशन। कल्चरल मतलब होता है कि इंसान के किए गए जो दिनचर्या के काम है, खेती वगैरह करना, है ना, कुछ भी हम जो कूड़ा वगैरह फेंकते हैं, तो कल्चरल मतलब कि जो नॉर्मली जो दिनचर्या के काम होते हैं उससे अगर किसी वाटर बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ जाती है, सो दैट इज कॉल्ड कल्चरल यूट्रोफिकेशन। तो वही बात लिखी है कि ह्यूमन एक्टिविटी से जब न्यूट्रिएंट बढ़ जाते हैं तो वो कल्चरल यूट्रोफिकेशन है, जो कि बात सही है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कल्चरल यूट्रोफिकेशन डी एक्सेलरेट द एजिंग ऑफ वाटर बॉडी एनॉर्मसली ओवर नेचुरल रेट्स। तो क्या कह रहा है कि जो कल्चरल यूट्रोफिकेशन है इससे बॉडी की जो
से वाटर बॉडी की जो एजिंग है वो डी एक्सेलरेट हो जाती है, मतलब धीमी हो जाती है। मतलब जो वाटर बॉडी का पुराना होना है वो धीमा हो जा कर देता है ये। तो देखो भाई, अभी तो शॉर्ट में मैं आपको इतना बता सकता हूं कि यूट्रोफिकेशन इज अ बैड थिंग। पानी में न्यूट्रिएंट बढ़ जाना इज अ बैड थिंग, ये बुरी चीज है। और इससे डी एक्सेलरेट नहीं होती वाटर बॉडी की एजिंग, एक्सेलरेट हो जाती है। पानी बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, उसमें रहने वाले जीव जंतु मर जाते हैं, है ना। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है गलत होगा, क्योंकि ये डी एक्सेलरेट एजिंग को नहीं करता, इनफैक्ट एक्सेलरेट कर देता है बहुत ज्यादा और पानी को दूषित कर देता है। तो यहां पे हमारा कह सकते हो कि आप थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। नॉलेज है तो आप बड़े आराम से क्वेश्चंस कर लोगे, अगर नॉलेज नहीं है तो ये कठिन लगेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है प्रोटोकॉल्स एंड गोल्स से। तो यहां कह रहा है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, शॉर्ट में बोलें तो UNFCCC वाज द आउटकम ऑफ। अब यहाँ पे हमने जो प्रोटोकॉल्स एंड गोल्स पढ़े हैं तो उसको हमने हायरार्की से पढ़ा अपने कोर्स के अंदर, कि भाई स्टॉकहोम आया पहले 1972 में, उसके बाद फिर कुछ आया, उसके बाद रियो समिट आया, उसके बाद UNFCCC जो भी आया, है ना। तो उसमें कौन सा पहले आया, उसके अंदर कौन कौन से नए नए जो हैं कन्वेंशंस निकल करके आए। तो यहाँ पे UNFCCC जो है वो किसके अंदर से निकल के आया है, सबसे बड़ी वाली मीटिंग कौन सी हुई थी, और उस मीटिंग में फिर कैसे UNFCCC को गठित किया गया, है ना। तो ये पूरी क्रोनोलॉजी आपको समझनी पड़ेगी, उसके बाद आप पूरे कनेक्शंस बना लोगे, हर चीज आपको समझ में आ जाएगी। तो वो हमने अपने कोर्स में बताई हुई है ना। तो यहाँ पे UNFCCC जो है हमारा ये निकल करके आया है अर्थ समिट के अंदर से, ठीक है। तो अर्थ समिट का दूसरा भी नाम है, जल्दी से बताओ कमेंट में कि दूसरा नाम कौन सा है। ओके, which among the following are sources of volatile organic compound? इनमें से volatile organic compound कौन कौन से हैं। अगेन वाटर पोल्यूशन से ये क्वेश्चन है, वो भी हमारा VOC चैप्टर से, जिसको मैंने अपने कोर्स में इंडोर एयर पोल्यूशन के साथ जोड़ा है, हालांकि ये आउटडोर स्मॉग में भी मिल सकता है। तो कौन कौन सी चीजें हैं जो VOC हो सकती हैं, है ना। सोर्सेस कौन कौन से, कहां से VOC निकल सकता है। तो गाड़ियों से निकल सकता है, पौधों से निकल सकता है, टर्माइट या जो छोटे मोटे कीड़े या जो बैक्टीरिया पनपते हैं हमारे घरों में वो भी VOC के अंदर आता है। पावर प्लांट्स, यानी कि जो ऐसी प्लांट्स हैं या ऐसी जगह हैं जहां पे पावर का उत्सर्जन होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है ना, पावर जनरेट होता है, तो वो आ गया। या फिर बॉग्स, बॉग्स मतलब हो गया दलदल वगैरह। तो कहां से VOC जो है वो निकल सकता है। तो आप यहाँ पे देख लो कि ये सारे के सारे पॉइंट्स सही हैं। क्यों सही हैं? क्योंकि इसको समझने के लिए आपको VOC का डेफिनेशन समझना पड़ेगा। इसका फुल फॉर्म है वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक का मतलब आपको पता है कार्बनिक, कोई भी चीज जो सड़ती है, गलती है और उसके जो छोटे छोटे कण होते हैं वो जब हवा में आ जाते हैं तो उसको हम कहते हैं VOC। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है वॉलेटाइल। वॉलेटाइल मतलब कि जो एक दिन बाद डिके हो जाता है। तो जो भी ऑर्गेनिक चीजें हैं, जो कार्बनिक चीजें हैं, वो एक दिन डीके होती हैं, परमानेंटली हमारी एयर में लास्ट नहीं कर सकती। तो कहीं भी जैसे पौधे हो गए, उसमें से भी जो कण निकल के हवा में जा रहे हैं वो VOC कहलाएगा। छोटे छोटे बैक्टीरिया, धूल मिट्टी और दीमक वगैरह से भी, जो दीमक भी लकड़ी का बुरादा कर देता है, फिर वो हवा में फैल जाता है, तो वो भी हमारा एक तरीके का VOC है। पावर प्लांट हो गए जहां पे कुछ पोल्यूशन हो रहा है, उसमें से भी जो कण निकल रहे हैं, है ना। दलदल भी हो गया। तो मतलब हर चीज जो है वो कुछ ना कुछ कणों को हवा में जब छोड़ती है तो वो हवा में तैरते हुए कार्बनिक कण VOC कहलाते हैं। तो सारे के सारे यहाँ पे सोर्सेस माने जाएंगे इसके। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इंपोर्टेंट ग्रीन हाउस गैस क्या है इसके। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में क्वेश्चन है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारा, आप कह सकते हो, एक प्रकार की ग्रीन हाउस गैस तो है ही। इसके अलावा इसका जो मेन नुकसान है वो क्या है, ओजोन डिप्लीशन। तो ओजोन का भी जो एक चैप्टर है वो एयर पोल्यूशन के अंदर ही आता है और उसमें से एक क्वेश्चन है। तो आप खुद ही देख पा रहे हो कि एयर पोल्यूशन के क्वेश्चंस कितने ज्यादा थे हमारी स्लाइड में, क्योंकि एयर पोल्यूशन को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है उसके क्या क्या लक्षण होते हैं। ये जहरीली होती है, ठीक है, रूम टेम्परेचर से नीचे भी ये वेपोराइज हो जाती है, उड़ जाती है, फ्लेमेबल होती है, ज्वलनशील होती है,
वेरी स्टेबल होती है, मतलब एक जगह रहती है। डिस्ट्रॉयज ओजोन, ओजोन को नष्ट कर देती है ना। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ग्रीन हाउस गैस भी है, वातावरण को भी गर्म करती है, और साथ ही साथ ये इसका सेकेंडरी है ना, सेकेंडरी नुकसान है। जो प्राइमरी नुकसान है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का वो है कि ये ओजोन को क्षति पहुंचाती। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी, डी और ई। जल्दी वेपोराइज होती है, जल्दी वेपोराइज होती है इसीलिए बहुत ऊपर पहुंच जाती है स्ट्राटोस्फीयर में। इसके अलावा इसके अलावा स्टेबल होती है। स्टेबल का मतलब कि बहुत जल्दी जो है नष्ट नहीं होती, बहुत देर तक एनवायरनमेंट में रुकती है। और उसके बाद है डिस्ट्रॉयज ओजोन, ओजोन को नुकसान पहुंचाती है। तो क्या क्या गलत हो गया, ये फ्लेमेबल नहीं है, ज्वलनशील नहीं है, और ये जहरीली नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि सीएफसी हमारे अंदर चला जाए तो फिर हमें नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पे एक छोटी सी कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूँ। काफी बच्चों को लगता है कि एयर पॉल्यूटेंट होने का मतलब है कि ये हमें नुकसान पहुंचाएगा। ऐसा लगता होगा ना कि भाई काफी बच्चों के मन में हो सकता है आ रहा हो, या मैं आपके दिमाग में एक आइडिया प्लांट कर रहा हूँ कि भाई सीएफसी अगर एयर पोल्यूटेंट है तो ये क्यों गलत हो गया कि ये टॉक्सिक है, ये जहरीली है। क्योंकि एयर पोल्यूटेंट है तो जहरीला होना चाहिए, लेकिन भाई ऐसा नहीं है। जैसे CO2 का हम एग्जांपल लेते हैं, तो CO2 को भी तो हम एक ग्रीन हाउस गैस में मानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है, लेकिन इंसान के लिए यह जहर नहीं है, क्योंकि हम डेली अपने अंदर CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। तो CO2 से हमें हमारे हेल्थ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। CO2 गर्मी करता है। ठीक वैसे ही क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन को हार्म करता है और गर्मी करता है ग्रीन हाउस गैस की तरह, बट हमारी हेल्थ को ये हार्म नहीं करता। तो आई होप आपको समझ में आ गया, एयर पॉल्यूटेंट डज नॉट मीन कि ये आपको हार्म करेगा, है ना। तो इसके अलावा अगर आपको और क्वेश्चंस लगाने हैं सेक्शन वाइज, तो आपको kumaredu.com पे ये पेपर 1 का फुल फ्लेजेड सेक्शन वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने का पूरा टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, जहां पे आप टीचिंग एप्टीट्यूड के अलग क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहो, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, मैथ्स, यहाँ तक कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पैसेजेस हैं वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। प्लस ईयर वाइज भी आपको 2018 तक जितने भी शिफ्ट, जितने भी पेपर हुए हैं, सबके मॉक टेस्ट आपको ऑनलाइन फॉर्म में मिल जाएंगे। स्क्रीन के ऊपर प्रैक्टिस करने के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, और एनटीनेट के पैटर्न के हिसाब से ही आपको स्क्रीन पे क्वेश्चंस को मार्क करना होगा एंड सो ऑन। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं पीपल एनवायरनमेंट के बगल में अटेम्प्ट PYQ को क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे पूरा मेरा फुल फ्लेजेड पेपर खुल गया है ना। यहाँ मैं नेक्स्ट करके दूसरे क्वेश्चन लगा सकता हूँ, ऑप्शंस जो हैं वो 1 2 3 4 में कोई सिलेक्ट कर सकता है एंड सो ऑन। तो जो भी आपका एग्जाम की प्रैक्टिस है वो सारी की सारी यहाँ पे हो जाएगी। फ्री डेमो जरूर से चेक करें, और व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, इस पे आप फ्री डेमो के लिए जरूर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी फ्री डेमो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, जरूर से चेक करें। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।